हाँ भाई। अ, आवाज आ रही है? अ, और ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है जो घर बैठे हैं उनको? ठीक है। इसके पहले क्लास हो गई? अच्छा, कल भी थी क्या तुम लोगों की क्लास? कल एक थी? अच्छा, पहले दिन कैंसिल भी हो गई? हम्म। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी? फिजिक्स की होगी? और अभी इसके पहले कौन सी हुई है जो? फिजिकल केमिस्ट्री की होगी, ऑर्गेनिक की बाकी है। अच्छा, वो कैंसिल हो गई। ठीक है। इसके बाद क्लास है? इस बाद फिजिक्स की है। चलो कर, ठीक है। तो अभी मैथ्स की है क्लास, है ना? अच्छा। मुझे जानते हो? कोई नहीं जानता तुम में से? एक जना जानता है बस? अच्छा। तुम कैसे जानते हो? अच्छा, फिर तुम उसके बाद दूसरे बैच में चले गए होंगे। अच्छा अच्छा। और अच्छा, तुम लोग 3 और 5 वाले हो ना? हम्म। अच्छा, ऑनलाइन वाले ज्यादा जानते हैं मेरे बारे में, क्या बात है? हम्म। JP01 में? हाँ, 01 वाले AP1 में मैं ही पढ़ा रहा हूँ। JP01 वाले P1 में मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हम्म, एक बच्चा पूछ रहा है PA1 PA2 कैसे डिसाइड हुआ है। पता नहीं है यार। बहरहाल मुझे तो ये पता है कि वो PA1 PA2 दोनों मुझे ही पढ़ाना है। बस ये मुझे पता है। हाँ। वैसे जहां तक है, PA1 PA2 से कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादातर में फैकल्टी सेम ही रखी है मेरे ख्याल से ना। मैथ्स में दोनों में मैं हूँ, फिजिक्स में भी शायद OP सर है दोनों में। केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं है। अच्छा, केमिस्ट्री में भी सेम है, हाँ तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हम्म। एक बच्चा पूछ रहा है 12th की मैथ्स टफ है क्या? अच्छा। हम्म। नहीं नहीं, मतलब ऐसा है भाई, अगर ऐसा है कि तुम्हें पढ़ाते हुए टफ लगे तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, और क्या। यही है बेटा, यही कह सकते हैं। कि भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और तुम्हें टफ लगे या समझ में नहीं आए तो फिर इसका मतलब दोष मेरा है, मुझे पढ़ाना नहीं आता है, और क्या है ना? एक बच्चा पूछ रहा, आप SJ सर को जानते हो क्या? हाँ, जानते हैं ना यार। SJ सर को भी जानते हैं, और शायद A5 वाले बच्चे हैं तो ARS सर को भाई साथ पढ़ाते हैं, सब लोग तो जानते होंगे, दोनों बढ़िया टीचर हैं। SJ सर भी काफी सीनियर हैं और ARS सर भी काफी सीनियर हैं, है ना? दोनों बढ़िया टीचर हैं। हाँ, ऐसे में भी बढ़िया ही हूँ। है ना? ऐसे घूर के मत देखो, तुम्हें ऐसे लग रहा है उन्होंने कहा अच्छा ये दोनों बढ़िया सीनियर हैं इसका मतलब। नहीं, मैं भी ऐसे काफी पुराना हूँ, ऐसा नहीं है ना? मैं भी काफी पुराना हूँ, पर मतलब वो दोनों भी काफी सीनियर और एक्सपीरियंस है ना? ऐसे मैं भी काफी पुराना हूँ, ऐसे कोई बच्चा सोचे अच्छा ये सीनियर थे क्या, जूनियर दे दिया क्या? ऐसा नहीं है, हाँ। एक बच्चा लिख रहा है एयर सर का, अच्छा अभी 11th का कुछ सिलेबस खत्म नहीं हुआ क्या? हो गया तो अरे, ये हो तो गया, ये भाई झूठ झूठ क्यों लिख रहा है ये कि 11th का सिलेबस खत्म नहीं हुआ? SOT बचा है।
अरे SOT तो सब कब का हो गया। 05 का नहीं हुआ क्या? थ्योरी नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुआ। एक क्लास की थ्योरी बची हुई है, अच्छा। तो वो तो कुछ बोल रखा होगा उन्होंने। कब तक हो, मतलब ऐसे लगा लेंगे, वो तो क्लास नहीं लगाए। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन किया होगा उन्होंने ग्रुप पे। हाँ, वो एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो तो मतलब अब कई बार रह जाता है तो वो जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा नहीं है, वो हम कराएंगे जैसे भी है लेके। तो वो जिसका भी अधूरा है वो करवा देगा। 11:30 से 2 है एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, ठीक है यार, क्या कर सकते हैं इसका, है ना। मैं तो ये कह सकता हूँ मैं नहीं लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, और क्या, है ना। अच्छा, पक्का तो मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे मैंने पिछले साल 11 का एक बैच पढ़ाया था, 0 to A1 वाला। तुम किसी बच्चे को जानते हो उससे, तो उससे पूछ लेना कि मैंने पिछले साल कोई एक्स्ट्रा क्लास ली क्या, है ना भाई। और तो कैसे गाना है भैया, पक्का तो कैसे लिख के तो दे नहीं सकता तुम्हें, है ना। तो भाई मैंने 2 बैच में पढ़ाया था पिछले साल, एक तो 11th वाला था, तो उसमें पूछ लेना 0 to A1 वाले में, और किसमें एक पी फेस का बैच था उसमें पूछ लेना। वही 0 2 वाला जो पी था वो पिछले साल भी मैंने ही पढ़ाया था। उसमें से जानते हो किसी को? उसमें से नहीं जानते? अच्छा, तो उससे पता कर सकते हो। हम्म। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप NIT से हैं या IITN है। अच्छा, नहीं, मैं तो दोनों ही नहीं हूँ बेटा, ना NIT से हूँ ना IITN हूँ यार। दोनों से ही नहीं हूँ, है ना। हाँ, लेकिन मतलब तुम्हें IITN बनाने की काबिलियत रखता हूँ, है ना, इतना तो है। ऑनलाइन वालों को ज्यादा सवाल पूछने हो रहे दिखते हैं। तुम ऐसा करो, पहले पूछ लो सब कुछ जो तुम्हें पूछना है ना। अनम्यूट तो इसलिए करके रखता हूँ कि मजा नहीं आता मुझे पढ़ाने में, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे चिर साइलेंट चाहिए होता है। अब तुम सोचो कि जब तुम्हें, मैंने माइक तुम्हारा ऑफ कर रखा है तब तुम इतने सवाल पूछ रहे हो, अभी ऑन कर दे तो तुम न जाने क्या करो, है ना, इसलिए। अब जब तुम बिना बोले इतने पूछे जा रहे हो तो बोलने के बाद कितने पूछोगे। अच्छा, एक बार अपनी क्वालिफिकेशन और कॉलेज बता दीजिए। अच्छा। हाँ। बच्चे टैलेंटेड हैं, मतलब इनको पहले ये बताना पड़ता है कि भाई आपने क्या कर रखा है क्या नहीं है। हाँ। प्रियांशु लिखता है सर क्लास शुरू कर देते हैं, ये तो ऐसे ही पूछते रहेंगे। नहीं, यहाँ पे बच्चे, एक बच्चा लिख रहा है सर यहाँ पर बच्चे प्रिंसिपल बनने की कोशिश करें। नहीं, वो तुम टेंशन मत लो बेटा, वो तो एक बार मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, उसके बाद कोई प्रिंसिपल नहीं रहेगा, है ना। हाँ, शायद अभी तुम लोग नए हो, मेरे बारे में नहीं जानते हो ना, इसलिए। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे बारे में पता कर लेना, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं ना वो बच्चे वो जानते हैं कि जब सर पढ़ाते हैं तो फिर हाँ, चुप रहना होता है काफी। सर हमारे डाउट देखेंगे, नहीं डाउट बिल्कुल देखूंगा मैं पढ़ाते वक्त हमेशा चैट देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा माइक बंद रखूंगा तो मैं चैट देखता रहूंगा, है ना। और रफ करने से पहले भी चैट देख के ही रफ करता हूँ बोर्ड पे। सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? हाँ हाँ, नहीं मैं सब जानकारी दूंगा तुम्हें, अभी नाम पता वगैरह सब देने वाला हूँ, है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। के लिए हाँ, सिलेबस का तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पी फेस में सबसे पहले अपना ही होगा, है ना। जितने भी पी फेस शुरू होंगे, 01 02 03, अपना सबसे पहले खत्म होगा सिलेबस, है ना। यही कह सकते हैं, बाद में नहीं होगा अपना, मतलब ये है। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए, टाइप करने में टाइम लगता है। हाँ,
तो बेटा जब सवाल इतने अच्छे पूछना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो टाइप करने की। है ना, तो थोड़ी सी मेहनत कर ले हम टाइप करने की, तो क्या बुराई है उसमें, है ना। हम्म। अब देखो एक बच्चा बीच में थोड़ा सा ज्ञान देने लगा, सर लगता है ऐसे ही लगते रहेंगे, इसको ऐसा लग रहा है कि यार सर बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा अनमोल समय खराब कर रहे हैं। वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, मतलब ये क्या डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता तो इसने इनडायरेक्ट वे में लिखा, आज लगता है ऐसे ही। बेटा सीधे सीधे लिख देते हैं कि सर पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसे मतलब इनडायरेक्ट वे में क्यों लिख रहे हो। अभी मैं आते ही पढ़ाना शुरू कर देता तो भी तुम्हें ऐसा लगता लो आते ही शुरू हो गए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ पहले बात कर लूं, पढ़ाना तो है ही, है ना। हाँ खैर चलो, तो और मैं इसलिए बैठा हूँ, और कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, फिर मैं उठ के सबके जवाब देने वाला हूँ ना। अभी सब बताना है मुझे। हम्म। बाकी तो दो चार चीजें जो तुमने मेरे बारे में पूछी हो मैं बता देता हूँ, और बाकी मैंने बता ही दिया, तुम पता कर सकते हो पुराने बच्चों से और क्या है। नोट्स साथ में लिखेंगे या आप अलग से टाइम दोगे। देखो वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या बनना है भाई। तुम्हें अगर आईआईटीएन बनना है तो काबिलियत इतनी डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई साथ ही लिख लो और साथ ही समझ लो। और नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आराम से समझो फिर आराम से लिखो। क्योंकि भाई पेपर तो तुम तभी कर पाओगे जब इतनी क्षमता डेवलप करोगे कि एक साथ लिख भी लो समझ भी लो, है ना। तो वो अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, मैं तो आराम से लिख के पूछूंगा कि भाई लिख लिया हो तो हटा दूं ऐसे, है ना। और फिर तुम कहोगे कि नहीं नहीं लिखा, तो थोड़ी सी देर बैठ भी जाऊंगा, उसमें मुझे तो कोई लॉस है ही नहीं। बुक्स कौन सी रेफर करें ट्वेल्थ में, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब मुझे मेरे पढ़ाए हुए पे पूरा विश्वास है, अगर वो तुमने अच्छे से कर लिया तो उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो तो बुक तो रेफर करने के लिए तब बताऊं जब मुझे मेरे पढ़ाए हुए पे विश्वास ना हो, है ना। और मुझे मुझे पढ़ाए हुए पे विश्वास है तो अब क्या बुक बताऊं और, है ना। ठीक है तो चलो फिर अब अपन शुरू करते हैं, है ना। है ना। हाँ चलो अब शुरू कर ही दें। अच्छा तो नाम, तो इनिशियल जो यहाँ पे चलते हैं ना वो इनके, है ना। पूरा नाम अंकुश गर्ग है ना। और क्वालिफिकेशन में तो ऐसा है कि मैंने एमएससी कर रखी, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, और 2004 में वो मैंने पूरी की थी। और 2004 में मैंने कोटा यूनिवर्सिटी टॉप किया था, है ना। और तब से मैं यहीं पे हूँ। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि जब तुम पैदा नहीं हुए होंगे तब से पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्योंकि 2004 से मैं रेजोनेंस में हूँ, है ना। तो अगर 2004 से ही मैं रेजोनेंस में हूँ तो इस हिसाब से तुम देख सकते हो अभी कितना है, 22, 17, 18। और मेरे ख्याल से 17, 18 साल के तुम होंगे नहीं। हाँ तो मतलब कुछ लोग जब तक पैदा नहीं हुए होंगे तब तक, है ना। हम्म। ठीक है ना। तो ये है, मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा, है ना। हम्म। तो इतना बहुत होगा, अब अपन पढ़ लेते हैं ना। हम्म। चलो तो
जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन, फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, आईटीएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन, फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो तीन चीजें इसमें मर्ज की गई है चैप्टर में। एक पार्ट है रिलेशन, एक पार्ट है और एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक छोटा टॉपिक इसमें रिलेशन है, बड़ा टॉपिक इसमें फंक्शन है ना। तो पहले हम रिलेशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें ये जो पर्टिकुलर रिलेशन वाला पार्ट है वो बोर्ड और मेंस के लिए ही है, एडवांस में रिलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फंक्शन और आईटीएफ ये एडवांस, मेंस, बोर्ड तीनों में है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रिलेशन की बात करेंगे तो ये सिर्फ किस में है, बोर्ड और मेंस में ही है। ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो तीनों जगह ही आता है ये, है ना। चलो, तो रिलेशन को समझने के लिए कुछ डेफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं जिससे हम रिलेशन को समझेंगे। तो पहली डेफिनेशन लिखनी है ऑर्डर्ड पेयर। पहली डेफिनेशन लिखनी है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें लिखें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू नंबर्स, ordered pair of two numbers A and B is denoted by AB। स्मॉल ब्रैकेट AB से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। A को हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, वैसे ये देख भी रखा है अपन ने, और B को हम बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट, है ना। ऑर्डर पेयर ऑफ टू नंबर्स इज डिनोटेड बाय AB, स्मॉल ब्रैकेट AB। A को हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, B को बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर पेयर के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि दो ऑर्डर पेयर कब बराबर होते हैं, A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम। दो ऑर्डर पेयर कब बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेम हो और सेकेंड एलिमेंट सेम हो, A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है एक दो नंबर्स का, है ना। दो नंबर्स को जब फर्स्ट सेकंड करके लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो, फर्स्ट के बराबर हो और थर्ड सेकंड के बराबर हो, है ना। एक छोटा सा सवाल इस पे लेते हैं। If x square equals to a x and y square equals to a y, then find ordered pair x comma y. Then find ordered pair x comma y. If x square equals to a x and y square equals to a y, then find ordered pair x y. आराम से कर लो सोल, ऐसी क्या जल्दी है। Then find ordered pair x comma y. ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना, जो घर बैठे हैं उनको वीडियो क्लियर है ये ना, ठीक है। ये मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बच्चा लिख रहा है ऑनलाइन में कि वीडियो क्लियर नहीं है। क्या बड़ी जल्दी करके बैठ गए तुम तो। क्या ऑर्डर्ड पेयर पूछे मैंने तो। हाँ, टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, करेक्ट है। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 4, है ना। आवाज नहीं, सोल्व करना है अपने को। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को सोल्व करें तो कैंसिलेशन नहीं करते हैं, कॉमन लेके सोल्व करते हैं ना। तो एक्स की दो वैल्यू आएगी 0 और 1, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई की भी दो वैल्यू आएगी 0, और इनके दो दो वैल्यू आएगी तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बन जाएंगे, 4। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1।
टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे? 4। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे? 4। इफ 2x plus 3 y minus 7 equals to है x minus 1 comma 4, then find x comma y। एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इफ 2x plus 3 ordered pair of 2x plus 3 comma y minus 7 equals to है x minus 1 comma 4, then find x and y। सीधा सा सवाल है। वही दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो 2x plus 3 किसके बराबर कर दें? x minus 1। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11। और x इक्वल्स टू कितना? -4। ये आ गया -4, 11। लिख लिया? हटा दूं? चलिए, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन पढ़नी है अपने को, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद एक डेफिनेशन पढ़नी है अपने को, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड वाला इक्वेशन 2x plus 3 y minus 7 x minus 1 4 then find x comma y। ये y minus 7 equals to 4, तो y equals to कितना आ रहा है? 11। चलो, इसके बाद पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets A and B is denoted by A cross B। Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B and define as। define कैसे करते हैं इसको? A cross B एक सेट होता है जिसमें ordered pair आते हैं, A belongs to A, B belongs to B। A cross B, Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B, set of ordered pairs in which A belongs to A and B belongs to B। A belongs to A and B belongs to B। क्या मीनिंग है इसका वो समझते हैं। तो अगर इसके मीनिंग को मैं समझने की कोशिश करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया A, जिसमें मैंने ले लिया 1 2 3, एक सेट ले लिया B जिसमें मैंने ले लिया 3 4। तो A क्रॉस B का मीनिंग क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर मुझे लिखना है। तो देखो, जैसे ये 1 के साथ क्या आ जाएगा? 3, 1 के साथ क्या आ जाएगा? 4। फिर इसका एलिमेंट ले लिया 2, तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। तो इसका एलिमेंट 3,3 और 3,4। ये इस A क्रॉस B का मतलब है। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे भाई? जब इससे 1 लेंगे, इससे 3 और 4 ले लिया, इससे 2 लेंगे, इससे 3 और 4 ले लिया, इससे 3 ले लिया और इससे 3 और 4 ले लिया। दैट इज कॉल्ड A क्रॉस B। एक इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, स्टार बना के आप लिख सकते हैं कि अगर Na इक्वल्स टू है N and B इक्वल्स टू है M, then number of element in A cross B equals to Mn। पहचानते हैं इसको? Na number of element in A, the number of element in A equals to है N, number of element in B equals to है M, then number of element in A cross B कितना हो जाएगा? Mn। देख भी सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो टोटल एलिमेंट इसमें कितने बन रहे हैं? 6।
टोटल एलिमेंट इसमें कितने बन रहे हैं? 6। यस और नो? टोटल एलिमेंट कितने बन रहे हैं? ए और बी। तो एक ये भी हम समझ सकते हैं। और देखिए, इस चीज को हम जनरलाइज भी कह सकते हैं। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी था, अगर मान लीजिए मैं एक सेट सी और ले लूं जिसमें मैं एलिमेंट ले लूं ए और बी, एक सेट सी और में ले लूं जिसमें एलिमेंट कितने ले लूं? ए और बी। और अगर मान लीजिए मुझे डिफाइन करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ए क्रॉस बी के मतलब ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट से मतलब जैसे ये 1 3 है समझो, तो 1 3 के साथ ए और 1 3 के साथ बी, 1 3 के साथ ए, 1 3 के साथ बी। फिर इस वाले एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा? 1 4 के साथ ए, 1 4 के साथ बी। अच्छा, तुम बता सकते हो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी में? 12 आएंगे ना? अरे भाई 3 × 2 × 2, जैसे इसमें m इंटू एन हुआ, इसमें m इंटू एन इंटू पी हो जाएंगे। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 12। लिखो इसको पूरा, है ना? क्या अगला एलिमेंट क्या बनेगा? 2 3 a, 2 3 b, फिर 2 4 a, 2 4 b, 3 3 a, 3 3 b, और 3 4 a, 3 4 b। लिख के कंप्लीट करो। लिख लिया सबने? यहाँ तक क्लियर है सबको? जो घर बैठे हैं उनको, कि मैं बोर्ड पे से रफ करने वाला हूँ पूरा जितना भी लिखा हुआ है। बच्चा पूछा सर मेरी चैट पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, तेरी चैट पहुंच रही है। पढ़ लिया? पढ़ मैं सारी चैट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये पता नहीं ऑनलाइन वालों को ऐसा क्यों लगता है कि मतलब उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आते ही तो मैंने पहले तुमसे पहले इनसे ही तो पूछा था कि भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। नहीं पूछा क्या? पहले तुमसे ही तो पूछा था आके कि भाई ऑडियो वीडियो तुम्हें क्लियर है कि नहीं है, बाद में इनसे बात की थी। हाँ देखो भाई, बच्चे ने बहुत अच्छा रीजन लिखा है, फीस कम भरते हैं ना। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। फीस वाला मैटर तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार अब हमारे लिए तो सब एक जैसे ही हैं, है ना। कम ज्यादा वाला मैटर तो तुम जानो। अब एक बच्चा लिख रहा है सर वीडियो थोड़ा ब्लैक है, आप खुद देख लीजिए। यार वीडियो ब्लैक तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन है उसमें तो मेरा फोटो बढ़िया क्लियर नजर आ रहा है। और ये बच्चे भी लिख रहे हैं नहीं सर क्लियर है। एक बार अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लो बेटा। बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए डार्क हो जाता है वीडियो। तो इसके पहले वाली क्लास में भी यही समस्या आ रही थी क्या? अच्छा, पूछते हैं, देखो बुलाते हैं किसी को, कोई आ जाए और ले। तो
है ना। चलो खैर अपन शुरू रखते हैं जब तक काम तो। चलो ये मैंने बता दिया, मैं इसको रफ करता हूँ। मैं तीन चार छोटे छोटे से सवाल लिखूंगा इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मैं वन बाय वन सबको सोल्व करना है ना। तो मैं तीन चार सवाल लिखता हूँ, छोटे छोटे से सवाल हैं, और तुम्हें वन बाय वन सबको क्या करना है, सोल्व। यार उनको बुलाओ कैमरे वालों को। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं तीन चार, वन बाय वन सोल्व करें लिख के। इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू है 2,3, 2,4, 2,7, 3,3, 3,4 और 3,7, देन फाइंड ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है ना। क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन नंबर टू लिखते हैं, ए क्रॉस बी हैज सिक्स एलिमेंट, A cross B has six elements, out of which three are three are 2,3, 3,4 and 3,7. Then find other element. छोटे छोटे से सवाल हैं, बस प्रैक्टिस के लिए। If A equals to है 3, 4, 6, B equals to है 1 और 3 और C equals to है 1, 2, 6, then find A cross B intersection C. Then find A cross B intersection C. Na equals to दे रखा है 3, and B equals to दे रखा है 5, and number of element in A intersection B equals to दे रखा है 2. Then find number of element in A cross B. Then find number of element in A cross B. पहला लिखा है भाई, ये बीच बीच में ब्लैक हो जाता है और इसकी विजिबिलिटी गायब हो जाती है। अब चूंकि मैं पढ़ाने में लगा रहता हूँ तो बच्चों को बीच बीच में दिक्कत आ जाती है। अभी बच्चे कह रहे हैं कि इसके पहले वाली क्लास में भी यही समस्या थी, एकदम से थोड़ा ब्लैक हो जाती है स्क्रीन। अब क्या है कि हम बोर्ड की तरफ ध्यान रहता है और बीच में अगर वो ब्लैक भी होगी तो हमें दिखेगी नहीं, फिर हम देखते हैं तब तो सही दिखती है।
अब ठीक है? यस और नो में बताओ एक बार, आप ठीक है? थोड़ा ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से बोर्ड की क्लियरिटी ठीक है, मेरी शक्ल थोड़ी सी कम सही आ रही है। पहले चेहरा साफ साफ सा आ रहा था यार, अब थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है यार, काला दिखा रहे हैं मुझे यार। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बोर्ड की क्लियरिटी तो सही होगी है। चलो खैर, बोर्ड की क्लियरिटी सही होनी चाहिए, है ना? मेरी शक्ल तो तुमने शुरू में देख ली वैसी है, अभी जैसी दिखा रहा है वैसी नहीं है, है ना? चलो, तो हो गए, सबके हो गए। चलो, पहले वाला सीधा सा है भाई, हम ए और बी निकालना चाहते हैं। तो अगर हम ए को देखें, तो हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑब्जर्व करें। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ऑब्जर्व करें तो केवल हमें दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, टू और थ्री। और अगर हम सेकेंड एलिमेंट ऑब्जर्व करें तो हमें तीन एलिमेंट नजर आ रहे हैं, कौन से? थ्री, फोर और सेवन। और हम ये देख रहे हैं कि अगर इसमें टू इसमें थ्री है तो टू इंटू थ्री टोटल कितने होंगे? सिक्स। और यहाँ पे कितने एलिमेंट मौजूद है? सिक्स। इसका मतलब पूरा सही लिखा है अपन ने, है ना? इसमें भी वही है, पहले हमें ए और बी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें तो ए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टू और थ्री, और बी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कितना? थ्री, फोर और सेवन, है ना? मतलब आप ये समझिए कि ऐसा नहीं कि आपको ए और बी बनाना है तो पूरे छह के छह एलिमेंट चाहिए, है ना? वो तीन एलिमेंट दे तो भी हम पूरे और ए और बी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ए और बी बनाने के लिए हमें पूरे छह के छह एलिमेंट देगा तब ए और बी को हम पहचान सकें। यहाँ पे अगर वो कम एलिमेंट भी देगा तो भी हम ए और बी क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग एलिमेंट है, तो अदर एलिमेंट अगर हमें चाहिए तो हम देख रहे हैं टू थ्री तो है ही सही, तो टू फोर यहाँ पे नहीं है और टू सेवन नहीं है। फिर थ्री के साथ बात करेंगे तो थ्री फोर थ्री सेवन तो है ही सही, थ्री थ्री वाला नहीं है, थ्री थ्री नहीं है, बस ये तीन एलिमेंट नहीं है जो अपन ने यहाँ पे लिख लिए। इसकी हम बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी हम पहले निकाल लें। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? वन। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो ये आ जाएगा थ्री कोमा वन, फोर कोमा वन और सिक्स कोमा वन, है ना? और अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? थ्री इंटू फाइव कितना आएगा? 15, है ना? कॉमन पड़ता है उससे, कॉमन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम्म। इसीलिए तो सवाल दिया है। यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा था क्या? तीन, कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या था? इसीलिए सवाल दिया। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो एक बना के देखो, इसमें तीन एलिमेंट लो, इसमें पांच लो, दो एलिमेंट कॉमन लो, और ऑर्डर पे लिख के देखो इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। चलिए, हो गए, सबके हो गए। जो घर बैठे हैं उनका सबका हो गया, यस और नो बोले। हो गया ना सबका? रफ कर दूं चारों बोर्ड पे से? चलिए, इसके बाद हम आते हैं रिलेशन।
रिलेशन में लिखें, अरे यार ये कैमरा ही गड़बड़ है, देखो ये अपने आप ब्लैक हो जाता है। सस्ता नहीं है ये, तुम क्या कॉस्टिंग मान के चल रहे हो उसकी? 80,000 से 1 लाख के बीच का कैमरा है ये मुझे पता नहीं है। पर ऐसा नहीं कि ये सस्ते कैमरे, ऐसे मत सोचो, मुझे पता है इनकी कॉस्टिंग। 80,000 से 1 लाख के बीच की कॉस्टिंग का कैमरा है ये, सस्ता थोड़ी ना है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा अच्छी चीज होती है ना तो भी दिक्कत देती है। अभी जैसे आप एप्पल का आईफोन लोगे तो समस्या ज्यादा आती है, दूसरे फोन से कुछ डाटा इधर उधर करो दिक्कत देगा। तो आप अगर ज्यादा महंगा लेते हो तो भी दिक्कत देती है, तो ये क्या ज्यादा अच्छे कैमरे हैं, तो ये क्या ऑटोमेटिक डार्क लाइट करते रहते हैं, तो ये क्या ज्यादा अच्छे हैं इस वजह से दिक्कत दे रहे हैं, ऐसे तुम क्यों सोचते हो कि खराब है इस वजह से? तो ये वो समस्या है इनमें, तो ये क्या है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहते हैं खुद से, ज्यादा एक्टिव है ना। हाँ, तो ये अपने आप क्या करते हैं, खुद डार्क और लाइट करते रहते हैं, ये है इनके साथ समस्या। बच्चा कह रहा है फिर सस्ता ही लगवा दो। हम्म, अब कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े दिन करो फिर इसका चेंज हो जाएंगे। हम्म, बहरहाल दिखा देता है ये, 2 मिनट अगर हम पेशेंस रखें तो डार्क लाइट ऑटोमेटिक कर करा के सही कर देता है ये क्या डार्क लाइट इसलिए करता रहता है कि किसी को एकदम से नहीं दिख रहा हो तो डार्क लाइट होता है तो थोड़ा सही दिखने लग जाता है, इस वजह से। चलो रिलेशन पे लिखते हैं, इसमें लिखो ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is a relation, each subset of A cross B is a relation from set A to set B, denoted by R A cross R A to B. Each subset of A cross B is a relation from set A to set B. रिलेशन की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं, हर सबसेट कहीं ना कहीं क्या होता है, एक रिलेशन है। ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड डिनोटेड बाय आर ए टू बी, है ना। ए टू बी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे रिलेशन को तो हम कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूरा जो लिखा है इसको शॉर्ट में बोलने का तरीका है आर ए टू बी। क्या इसका मीनिंग है वो समझते हैं, क्या इसका मीनिंग है। तो अगर इसके मीनिंग को हम समझें तो जैसे मैं एक ए ले लेता हूं 1 2 3, और बी वही ले लेता हूं मैं 3 और 4, है ना। ठीक है चलो, अब जैसे मान लीजिए कुछ रिले ए क्रॉस बी तो मैं देख ही लेता हूं, ए क्रॉस बी में मेरे पास वही एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना, 3 3 और 3 4। अब मान लीजिए कोई भी सबसेट है या मैं कोई रिलेशन डिफाइन करता हूं, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन आर में डिफाइन करता हूं, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, रिलेशन आर को किस तरह डिफाइन कर रहा हूं मैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड बी किसके बराबर है, ए लेस देन बी। जैसे मान लीजिए कुछ रिलेशन में डिफाइन करता हूं, पहले ध्यान देना। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन मैंने बताया कि भाई नंबर्स के बीच का क्या रिलेशन है कि ए किससे छोटा होना चाहिए बी से। तो अब मान लो कि जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा, तो जैसे 1 3 इसमें ए बी से छोटा है, यस, है ना। मैं लिख रहा हूं कि फिर 1 4 बिल्कुल ए बी से छोटा है, 2 3 बिल्कुल ए बी से छोटा है, 2 4 बिल्कुल ए बी से छोटा है, 3 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 3 में ए और बी क्या आ रहे हैं, बराबर। 3 3 में ए और बी क्या आ रहे हैं, बराबर। कोई और मैं रिलेशन लेता हूं, मैं 2 3 रिलेशन लिखता हूं फिर हम इस चीज को समझते हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड एज
अब की बार जैसे मैंने रिलेशन ले लिया ए रिलेटेड बी का मतलब है ए लेस देन इक्वल बी, मान लीजिए मैंने ले लिया। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, अब की बार 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, 2 4 भी आ जाएगा, है ना। 3 3 भी आ जाएगा और 3 4 भी आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूं, ए लेस देन इक्वल बी। मैं किसके बात कर रहा हूँ, ए लेस देन। उनको बुलाओ कैमरे वालों को, और आप भी यहाँ बैठ जाओ, 2 मिनट यहाँ बैठो और इस कैमरे को देखते रहो, और एक बार उनको आवाज लगा लो कैमरे वालों को, है ना। और यहाँ बैठ के देखो 10 मिनट इस कैमरे को। चलो, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड बी का मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल बी। तो इसमें ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो सकता है, बराबर भी आ सकता है। कुछ और मैं एग्जांपल लिखता हूँ। ये डेफिनेशन वाला पार्ट तो लिख लिया ना, ऊपर वाला, ऊपर वाला डेफिनेशन वाला पार्ट तो लिख लिया ना। हाँ, तो इसको मैं हटाता हूँ। फिर एक लिखता हूं मैं, रिलेशन आर। रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, अब की बार मैं लिखता हूं ए रिलेटेड बी आपका है ए ग्रेटर देन बी। ए रिलेटेड बी क्या है आपका, ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें रिलेशन आर में अगर लिखना चाहूंगा तो देखो, अब ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी तो कोई भी एलिमेंट में नहीं होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं नल सेट हो गया, या 5 जिसे मैं बोल सकता हूँ, है ना। और एक रिलेशन में लिख लेता हूं, आर रिलेशन आर इज डिफाइन एज, कैसे, ए रिलेटेड बी किसके बराबर है, ए बराबर बी। मतलब मुझे वो एलिमेंट लेना है जिसमें ए और बी क्या है, बराबर। तो 1 3 वो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 3 3, तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा 3 3, है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं यार, ये अपने आप डार्क हो जाता है, अपने आप लाइट हो जाता है, कितना भी ठीक करके जाओ, ये डार्क लाइट अपने आप होता रहता है। देखो ना, इनकी चैट पढ़ो क्या कह रहे हैं ऊपर से। अभी 5 मिनट यहाँ पे किसी को बिठा दो, मैं तो पढ़ाता जाता हूँ। ये अपने आप ही डार्क होता है, अपने आप ही लाइट होता है, ये देखो ये होने लग गया ना। अब क्या है कि हम तो समझा के निकल जाते हैं। अभी वो थोड़ी देर पहले भी इसमें सब कुछ सही करके गए। अब सोचो पहली क्लास है मेरी, नया नया बैच है, बच्चे सोचेंगे मास्टर को पढ़ाना नहीं आता, है ना। पता लगे अभी ये कहते उन्होंने कहा मैथ्स वाले सर पढ़ा के गया, मैंने कहा, कुछ समझ ही नहीं आया। अरे नहीं, और क्या। अब 2 ऑप्शन है यार, अब इनको बोल दिया अब ये समस्या का जो भी समाधान करें, है ना, यार कुछ करो यार। सर काइंडली मॉडिफाई कैमरा और बेटर कॉन्टेक्ट टू क्लेम रिप्लेसमेंट वारंटी। अब यार देखो, मैं बार बार बुला के इनको बता सकता हूँ, है ना, मेरा इतना ही है बस, है ना। तो जो मेरे हिसाब का काम है वो मैं कर सकता हूँ, है ना। मैंने इनको प्रॉब्लम बता दी, 2 बार बुला के बुला दी, अब ये कैमरा चेंज करें, रूम चेंज करें, वो ये जाने, है ना। अपना मैटर इसी में। मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ, तुम्हें कभी नहीं दिखे तो बोल देना, एक बार दोबारा समझा दूंगा क्या लिखा, है ना। मेरा मैटर इतना ही है। अभी मैं ज्यादा कहूंगा तो ये कहेंगे उनने कहा इसके पहले वाले भी तो पढ़ा के गए थे, उनको तो कोई तकलीफ नहीं आई, सारी तकलीफ तुम्हें ही आ रही है। तो इसलिए अब देखो 2 बार बुला लिया मैंने तुम्हारे लिए, कहाँ गए, हाँ या ना तो बोल दो, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। तो यही कर सकते हैं, मैंने बोल दिया है, जल्दी समाधान हो जाएगा। बाकी ये कुछ नहीं दिखे तो मुझे बोल देना, मैं रिपीट भी कर दूंगा, है ना, जब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना, है ना।
एक्चुअली अब तुम्हारी बात तो सुननी पड़ेगी ना, क्या एक बच्चा लिख रहा है कि बोला तो पहले वालों को भी था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं सुनूंगा। और अरे ठीक है। हाँ हाँ, कोई ना, ठीक है। मैं सुनता भी बहुत सारी हूँ, और जब मुझे सुनी हुई बात समझ में नहीं आती तो सुना भी बहुत सारा देता हूँ। है ना? तो सुनूंगा भी तुम्हारी सब, पर तुम अल्टीमेटली फिर तुम सुनने के लिए भी तैयार रहना, है ना? जब तुम्हारी गलती होगी, अभी चूंकि हमारा फॉल्ट है तो ऐसे में सुन भी रहा हूँ, लेकिन जब फॉल्ट तुम्हारा होगा तो तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम भी तैयार रहो, है ना? खैर चलो, अब हम उस डेफिनेशन की बात करते हैं जो हमने लिखी थी। हम लिख रहे हैं कि ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना? तो क्या इसका मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कोई सा भी, तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन आया इसके एलिमेंट क्या इसके सबसेट है? यस। क्या ये जो एलिमेंट यहां पे आए ये इस ए क्रॉस बी के सबसेट है? यस। क्या यहाँ पे जो आ रहा है रिलेशन वो इस ए क्रॉस बी का सबसेट है? यस। हम जानते हैं नल सेट सबका सबसेट होता है। क्या ये जो एलिमेंट आ रहा है वो इसका सबसेट है? यस। मतलब हम उसका कोई सा भी सबसेट, ये एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कोई सा भी सबसेट लिखें, एक रिलेशन ऐसा डिफाइन हो जाएगा जो उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब हर एक सबसेट कहीं ना कहीं ए से बी में क्या होगा, एक रिलेशन। ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वो रिलेशन हम देख पाए नहीं देख पाए वो अलग बात है, लेकिन हर एक सबसेट, नल सेट, रिलेशन, कंप्लीट ए क्रॉस ए आ गया, जैसे यहाँ पे पूरा ए क्रॉस ए बन रहा है, ये क्या है, रिलेशन। उससे कम एलिमेंट वाला भी बन सकता है, नल एलिमेंट वाला भी बन सकता है। तो ई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। लिख लिया? हटा दूं? एक चीज और हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जब भी हम किसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं उसकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्या चीज होती है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन आर के लिए, है ना? और रेंज क्या होती है? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है? डोमेन। सेकेंड एलिमेंट का सेट क्या होता है? रेंज। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट रेंज। तो अब कोई मुझसे कहेगी जैसे मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया था कि भाई इसकी डोमेन लिखो, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसके डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, मैं कहाँ लिख रहा हूँ रिलेशन, यहाँ पे। मैं इस रिलेशन के लिए बात कर लेता हूँ। ऐसा करूँ मैं इसको नाम भी दे दूं ना, R1, R2 और R3 और R4, ऐसे अलग अलग नाम भी दे दिए। तो मान लीजिए मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, R1 के लिए। तो R1 के लिए डोमेन क्या क्या हो जाएगी? फर्स्ट एलिमेंट देख लू मैं R1 में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 2 3 आ गया, है ना? और रेंज की बात करूं इसकी, तो रेंज क्या हो जाएगी इसमें? रेंज में क्या क्या आ रहा है, सेकंड एलिमेंट देख लूं, 3 और 4, 3 और 4, तो रेंज में कितना गया, 3 और 4 आ गया। अगर मैं इसके लिए बात करता R4 के लिए, तो डोमेन क्या हो जाती है इसके लिए? केवल एक एलिमेंट आता है 3, और रेंज में भी केवल कितना एलिमेंट आता है, 3। यस और नो? डोमेन में भी केवल एक एलिमेंट आता और रेंज में भी केवल एक एलिमेंट आता। हाँ, डोमेन और रेंज दोनों में क्या आता, एक एक एलिमेंट ही आता। ए रिलेटेड बी के बाद ये जो सिंबल होता है ना, ये उसका सिंबल होता है ना, इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ, है ना? इफ एंड ओनली इफ का सिंबल होता है ये। चलो अब फटाफट लिख के डन बोलो, फिर रफ करके आगे बढ़ेंगे। हटा दो सारा बोर्ड पे से। चलो इक्वेशन लिखते हैं। रिलेशन आर इक्वल्स टू है 3x कोमा
एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर लेस देन 10, x is a composite number less than 10. Relation R है 3x, x square plus 2. x is a composite number less than 10. Then find domain and range. मान लीजिए लिख दिया मैंने, तो हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। मतलब पहले तो हमें इसको क्या करना है, डिफाइन करना है ना। पहले हम डिफाइन कर लेंगे और डिफाइन करके उसकी डोमेन देख लेंगे और रेंज देख लेंगे, है ना। ये डार्क लाइट हो रहा है लेकिन टेंशन मतलब मैं रुक रहा हूँ ना लिख के, तो वो अपने आप विजिबिलिटी 2-1 मिनट सेकंड में ही सही हो जाती है। मेरे ख्याल से अब सही दिख रहा है। रिलेशन आर है 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर लेस देन 10, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज। R2 की डोमेन भी वही आएगी। पिछले सवाल में अगर R2 की डोमेन की बात करोगे तो वही 1 2 3 तीनों आ जाएंगे R2 की डोमेन में। R3 की डोमेन में नल सेट आएगा दोनों में। जब R3 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डोमेन और रेंज दोनों क्या आएगी, नल सेट आएंगे। ये तो ऑब्वियसली बात है। राहुल राज पूछ रहा है ये बात। तो R3 के डोमेन में जब R3 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डोमेन और रेंज क्या आएगी, नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि x क्या क्या ले सकते हैं। x कंपोजिट नंबर लेना है जो 10 से क्या है छोटा, तो क्या क्या ले सकते हैं। 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 तो लेना नहीं है। अब एलिमेंट लिखेंगे आर में तो कैसे लिखेंगे, जैसे पहले 4 ले लिया तो ये बन जाएगा एक एलिमेंट, फिर अपन ने 6 ले लिया तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे ही तो लिखेंगे। टोटल कितने एलिमेंट बनने वाले हैं यहाँ पे, 4। अब अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो भी कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 4। कौन कौन से, पूरा सेट ही लिख लूं पहले। ये कितना आ रहा है 12, 18। ये कितना बनेगा 18, 38। तीसरा क्या बन रहा है 24, 66 और लास्ट वाला 83, ये बन गया। तो अब डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट ले लो सेट के, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस आर में आ रहे हैं उन सबके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो क्या होगा डोमेन। और रेंज क्या होने वाली है, सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट का सेट 18, 38, 66 एंड 83। यस और नो। एक और कर लेते हैं, ये हो गया ना सबका। चलिए तो एक और कर लेते हैं ताकि डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। सेट ए में आप ले लीजिए 1 2 3 4, सेट बी में ले लीजिए 1 3 5 और 7। ए में ले लिया 1 2 3 4, बी में ले लिया 1 3 5 7। रिलेशन आर ए टू बी इज डिफाइन एज, डिफाइन कैसे कर रहा है, ए रिलेटेड बी का मतलब है -5 लेस देन इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल है 5। -5 लेस देन इक्वल है ए स्क्वायर माइनस देन इक्वल है 5। रिलेशन आर ए टू बी इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड बी -5 लेस देन इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल है 5। इससे रिलेशन डिफाइन हो रहा है। देन फाइंड आर, है ना। तो वही रिलेशन आपको डिफाइन करना है, क्या रिलेशन आएगा। मतलब आपको वो ऑर्डर पेयर लेना है जो कहीं ना कहीं इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
मतलब आपको 1 to 1 चेक करना पड़ेगा ना, जैसे पहला एलिमेंट बनेगा 1 1, फिर बन गया आपका 1 3 1 5। अब देखो ये चेक करना आपके ऊपर है ना, कि आप कितनी एफिशिएंसी से इसको क्या करते हैं, आप कितनी एफिशिएंसीज को क्या कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप बिना लिख के चेक, जैसे मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम समझ सके, है ना। बाकी आप बिना लिखे भी लिखें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसा बनेगा, इसका मतलब सही बन रहा है, तो इसका मतलब ऐसे आपको सबका देखना पड़ेगा, है ना। तो 1 1 ले सकता हूँ क्या, 1 3 ले सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल है 5, तो ये चीज बन गई बेटा 8, नहीं बनेगी। तो ऐसे आपको देखना है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, देखो क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। कितने आ रहे हैं टोटल एलिमेंट, 4 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, दो तो मैंने लिखी थी, 2 1 आ रहा है और एक 3 3 आ रहा है, ये टू को वो तो लिख दिया ना मैंने यार। अच्छा 1 3 तो मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। एक तो 1 1, एक 2 1 एक, ठीक है, ये 4 आ रहे हैं सबके। आगे सबका ये हटा दो बोर्ड पे से। चलो तो ये तो अपन ने उसकी रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है उसको समझा। अब जो सवाल मेंस वगैरह में आता है ना, वो बेसिकली आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मेन सवाल पूछा जाता है वो यही होता है कि वो एक और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो रिलेशन कौन सा है। 4 5 टाइप होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिकल। तो वही हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा रिलेशन है। जनरली मेंस का एक सवाल, अगर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है, इसका मतलब मेंस में कहीं ना कहीं एक सवाल इसका आता ही आता है, ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं, है ना। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन तो क्या क्या है मैं लिख देता हूँ, है ना। समझाऊंगा मैं इसको अगली क्लास में, लिख आज रहे हैं अपन इसको, है ना। समझाने का काम मेरा है, वो सब मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, लिख लें लेकिन आज रिलेशन आर ऑन सेट ए, इस ऑन सेट ए का मतलब होता है ए टू ए। भाई वैसे तो रिलेशन डिफाइन होता है ए टू बी, तो ऑन सेट ए लिखा है, इसका मतलब डोमेन भी ए और रेंज भी कहीं ना कहीं ए में से ही ली जाएगी। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए टू ए इज कॉल्ड इज कॉल्ड void और एम्पिटी रिलेशन इफ आर इक्वल्स टू कितना है 5, यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल्स टू कितना है ए क्रॉस ए, है ना। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी पहले वो लिख लेते हैं, आइडेंटिकल।
Identical relation if for every A belongs to A, only A comma A belongs to R. Only A comma A belongs to R. If for every A belongs to A comma A belongs to R, symmetric. If A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. A comma B belongs to R होता है ट्रांजिटिव. A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R. क्या मैंने लिखा है एक बार और बोल देता हूं मैं. Relation R on set A to A is called void or empty relation if R equals to लिखा है phi. Universal 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 relation if R equals to है A cross A. Identical IDENTICL identical relation if for every A belongs to A. For every का symbol होता है जानते हैं अपन लोग. For every A belongs to A, only A comma A belongs to R. Reflexive relation if for every A belongs to A comma A belongs to R. Symmetric relation if AB belongs to R, then BA belongs to R. Or transitive TRNSITIV transitive relation if AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. कैसे क्या आइडेंटिफाई करना है वो मैं समझाऊंगा, है ना. अभी सिर्फ अपन लिख रहे हैं. आइडेंटिफाई कैसे क्या करना है वो मुझे समझाना है. लिख लें तो डन बोलें एक बार. अच्छा मैं लिख रहा हूं, मेरी स्पीड तेज तो नहीं लग रही ना. ऐसे नहीं लग रही ना भाई. एक्चुअली क्या होता है कि अपन जब चेंज होता है टीचर तो थोड़ा ना कहीं तेज या कम लगती है ना, लेकिन वो धीरे धीरे आदत में आ जाता है. थोड़ा बहुत चेंज तो होता है ना. लास्ट पॉइंट पे ट्रांजिटिव लिखा है बेटा. ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर. हाँ एक बच्चा लिख रहा है सर स्पीड थोड़ी तेज है. अब देखो एक इंटरेस्टिंग चैट बताता हूं तुम्हें. ये जो बच्चा लिख रहा है कि सर स्पीड थोड़ी तेज है, यही बच्चा भी थोड़ी देर पहले ये पूछ रहा था कि सर क्लास कितनी देर में खत्म होगी. तो बेटा जब मन लगा के आप क्लास में बैठोगे ही नहीं तो फिर क्या तो स्पीड तेज लगेगी और क्या स्लो लगेगी, है ना. है ना. हाँ खैर वो देखो वो तो चेंज होने के साथ साथ अलग लगना स्वाभाविक है ना. जब भी टीचर चेंज होगा है ना तो हमें थोड़ी सी कम लगेगी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, लेकिन हम पेशेंस रख के समझेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना. वो चेंजेस हमेशा आते हैं, है ना. और ऐसा नहीं है अगर कभी लग रहा है तेज है तो बोल दो मैं थोड़ी देर लिख के रुक भी जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन वो क्या होता है कि जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे ना धीरे धीरे वो उसके साथ रिदम बैठ जाती है और आदत सी पड़ जाती है ना. शुरू शुरू में तो देखो अलग लगता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना. तो कम ज्यादा लग सकती है. सर ए एक्स क्या कुछ पूछ रहे हो क्या तुम भी. हाँ फिर ऐसे नहीं हो तुम लोग ऐसे समझने लग जाओ कि ऑनलाइन वालों पे ज्यादा ध्यान देते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स क्लास पढ़ाते हैं ना तो बेचारे टीचर की बहुत बुरी, जैसे वो नहीं होता कि एक पेरेंट्स के दो संतानें हैं, अब पेरेंट्स कितना भी उन्हें चाहें
लेकिन वो सबको यही लगता है कि यार ये तो बड़े वाले भाई को ज्यादा चाहते हैं या छोटी वाली बहन को ज्यादा चाहते हैं। वो सबको लगता है, मतलब चाहे वो माँ बाप कितना भी अच्छे से प्यार कर लें, वो यही लगता है उन्हें का यार मुझे तो कमी करते हैं, दूसरे वाले को ज्यादा करते हैं, भले उसको कितना भी ज्यादा करें। ऐसे ही क्या होता है कि बेचारा टीचर जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को पढ़ा रहा होता है तो वो कुछ भी कर ले। कई बार ऐसा लगता है ऑनलाइन वालों को हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इनसे बात करने लग जाओ तो ऑफलाइन वालों को लगता है ये लो, आते ही इनसे पूछ लिया और हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। अब देखो एक बच्चे ने लिख भी दिया, नहीं सर बड़े वाले को चाहते हो। हाँ, हाँ तो वो है ना, मैं मतलब तो वो हमेशा लगेगा, है ना। लेकिन अब उसका उस समस्या का समाधान किसी के पास भी नहीं है, वो ऐसा हमेशा लगता रहेगा। अब देखो एक नींद से जागा है सर, मैथ्स का ग्रुप, मेरे ख्याल से ग्रुप तो पहले ही बन गया आज दिन में। बेटा आज दिन में ही बन चुका है मैथ्स का ग्रुप तो, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। नहीं वो शायद कंबाइंड का बना होगा, पीसीएम का, हाँ वो कंबाइंड का बना है। वो एक जॉइंट ग्रुप बनाया ऑफिशियल। चलिए नीचे एक लाइन और लिखे, यहां तक लिखिए। देखो सर रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिकल दोनों में ए आ रहा है, जयंत ने पूछा है। अरे बेटा आज सिर्फ लिखना है, ये समझाना तो मुझे कल है ना। हाँ आज तो लिखना है, लिख लिया ना, कल समझाना तो मेरी जिम्मेदारी है। और जब तक तुम्हें समझ में आएगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, मत परेशान हो, है ना। मतलब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक भाई देखो समझाते वक्त अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो दोष किसका, मेरा। ऑब्वियसली बात है यार, भाई समझाते वक्त अगर बच्चे को कुछ टफ लग रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा तो दोष किसका है, पढ़ाने वाले का। और हमारे पढ़ाने के बाद और तुमने ये कह दिया कि भाई हाँ समझ में आ गया और उसके बाद तुमने याद नहीं रखा, तो फिर दोष किसका है, तुम्हारा। ये बिल्कुल क्लियर है ना। दोनों के लिए नियम है भाई, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए भी ये कि अगर अपने पढ़ाते वक्त तुम्हें कोई समझा नहीं पाए या तुम्हें समझने में टफ लगी कोई चीज, तो फिर दोष किसका है, हमारा है। और हम पढ़ा के निमट गए, समझा के निमट गए और तुमने हाँ भी भर दी कि नहीं सर हाँ समझ में आ गया अब हम कर लेंगे, और उसके बाद थोड़े दिन बाद तुम भूल गए, तो फिर दोष किसका माना जाएगा, तुम्हारा। ये क्लियर है मतलब, है ना। तो अब वो डिसाइड कर लेंगे अपन बीच में चलते चलते वक्त, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर दोष मेरा मान के चलूंगा मैं, और आ गया और उसके बाद तुम भूल गए तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि भाई यहाँ दोष तुम्हारा है, उसमें क्या है। और नहीं समझ में आया तो तुम मुझे याद दिला देना, मैं तैयार हूं, उसमें क्या है, उसमें कोई बुराई वाली बात ही नहीं है ना। चलो हाँ एक लाइन लिखवा देते हुए तो नीचे एक लाइन लिखो, रिलेशन विच इज, रिलेशन विच इज, एक लाइन लिख ले नीचे स्टार बना के, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव is called, relation which is reflexive comma symmetric and transitive is called equivalence relation, is called equivalence relation, relation which is reflexive symmetric or transitive is called equivalence relation, relation which is reflexive symmetric transitive is called equivalence relation, is called equivalence relation। ठीक है, चलो अब इन सबको अपन अगली क्लास में समझेंगे, आज होमवर्क में कुछ भी नहीं है ना। तुम्हारा 11 का डिस्कशन बाकी है, कल से अपन होमवर्क लेंगे, है ना। तो कल से अपन होमवर्क लेंगे, और मैंने मेरे बारे में बता ही दिया है और ये भी बता दिया है, तुम्हें पता करना हो तो और जानकारी तुम ले सकते हो कि मैं पिछले साल कहाँ कहाँ पढ़ा के निपटा हूँ, है ना। तो और अभी कहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वहां से जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। चलो तो फिर अब कल वाली क्लास में मिलते हैं, है ना। मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ ये।
और अपन मिलते हैं फिर कल। ठीक है, आज होमवर्क में कुछ भी नहीं है बेटा, है ना? हाँ, बाकी सारे टिप्स एक बच्चा लिख रहा है, जाने कहीं कहीं के टिप्स सब कल दे देंगे बेटा। आप सारे आज ही लेके क्या करोगे, है ना? कल फिर मिलेंगे अपन, तो कल थोड़ा बहुत कल के लिए भी रख लेते हैं।